नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में अभी मेयर, उपमेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव होना है। वहीं कहीं ना कहीं जोर शोर से जो है विधानसभा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, उठापटक भी शुरू हो चुकी है, राजनीतिक समीकरण भी चेंज होने लगे हैं। एक कभी जो है आरजेडी पार्टी जो कभी दूसरे पायदान पे थी, अभी पहले पायदान पे आ गई है और 80 सीट के साथ जो है प्रथम बन चुकी है, पहला बन चुकी है बिहार में, बड़ी पार्टी के तौर पे बन चुकी है। अभी हम मौजूद हुए हैं मनी भारती जी के पास, जो समाज सेवी हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हैं और सुख दुख चाहे जो भी कंडीशन हो, इन तक जो भी पहुंचता है उनके लिए सेवा भाव से ये लगे रहते हैं लगातार। तो चलिए, ये भी इस बार कमर कस रहे हैं चुनाव को लेकर और कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक अच्छी पार्टी से इनको भी न्योता मिले, ये भी उनके साथ गठबंधन करें, उनके साथ जुड़े और जुड़ने के बाद एक बेहतर विकास के लिए जो है दमखम के साथ जो है आने के बाद जो है दमखम के साथ एक नए विकास की गाथा बिहार में लिखने का काम करें। तो चलिए, हम इनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं मनीष जी के साथ। नमस्कार, नेशन 24 में आपका आने के लिए धन्यवाद नीरज जी। सर, पहला सवाल है हमारा कि आप समाज सेवी हैं, लगातार लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, ऐसा क्या विचार आया कि आप राजनीति की ओर रुख करने लगे? देखिए, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से राजनीति से या तो प्रभावित होता है या तो राजनीति में उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इसी विचारधारा को लेके मुझे लगता है कि मैं राजनीति में अपने आप को अब लोगों के सामने रखूं और मेरी यह सोच की राजनीति में मेरी भागीदारी सुनिश्चित इसलिए हो कि लोगों का जो और आवाम का जो जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को मैं दूर करके और एक सकारात्मक एक माहौल बना सकूं, ताकि लोगों की जो चिंता है, जो लोग जो समझते हैं कि आज तक उन्हें बहुत चीज़ों से वंचित रखा गया है, उसमें एक सूत्रधार के रूप में मैं अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकूं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। समाज से राजनीति को आने का जो इनका मकसद है वो इन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से हमारे सामने रखा है। सब समाज सेवा से जुड़े थे, जहाँ तक हमें जानकारी है कि पार्टी से भी आप जुड़े हुए थे पहले? बिल्कुल। मेरा जुड़ाव सबसे पहले IPN इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप से हुआ था, जिसके मेंटर हमारे राजनीतिक गुरु श्री शाहनवाज चौधरी जी हैं, और इसके बाद एक अखिल भारतीय परिवार पार्टी का निर्माण उन्होंने किया था, जिसमें मैं जुड़ा हुआ था और राष्ट्रीय स्तर पे मुझे जनरल सेक्रेटरी का भी पद उन्होंने दिया था और बिहार और झारखंड का मैं राज्य प्रभारी भी हुआ करता था। साथ ही अनेक दायित्वों का निर्वहन मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ रह के मैंने किया है। विगत कुछ दिनों से पारिवारिक कुछ इस तरीके की हमारी स्थितियाँ बनी थी, जिसके कारण मुझे लगता है कि राजनीति को मैंने कमतर किया और मैं मुख्य रूप से अब प्रदेश की राजनीति में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से यह मैसेज सब लोगों के सामने जाए कि आपके ही समाज से, आप ही के बीच का एक लड़का राजनीति में आने के लिए इच्छुक है और मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो किए गए ऐसे कृत्य हों जिसके कारण मैं अपने मतलब जो भी हमारा प्रदेश है या राष्ट्रीय स्तर तक जो भी जो बातें हैं उन बातों को पहुंचाने में एक सरल माध्यम बन सकूं। अब हमारा अगला सवाल आपसे है कि अभी जो सरकार है उनके कार्यकलापों को आप कितना बेहतर मानते हैं? देखिए, जहाँ तक बिहार प्रदेश में जो अभी सरकार है वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कोलैबोरेशन की सरकार है, जिसको लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जो केंद्र में भी जिसकी मतलब सरकार है और प्रदेश में भी ये लोग कोलैबोरेट करके सरकार चला रहे हैं। मुझे लगता है कि यह सरकार को जितना जनता के अपेक्षा पे खरा उतरना चाहिए था वैसा खरा ये लोग उतर नहीं पाए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस सरकार जो सरकार प्रदेश में रहे और उसकी अगर सहयोगी पार्टी केंद्र में रहे तो जो प्रदेश का जो विकास का जो स्तर है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है और मैंने जो देखा है कि ये जो डबल इंजन की जो सरकार है आपस में ही अंतर्द्वंद में ये फंसी रह गई है और जिसका खामियाजा हमारी आम जनता को और जनता जनार्दन को झेलना पड़ रहा है। स्पष्ट रूप से कहें कि यह जो आज की सरकार है किसी न किसी रूप में लाचारी पे चलने वाली सरकार है और लाचारी पे चलने का परिणाम है कि हमारी जो जनता जनार्दन है उसको जो मूलभूत जितनी भी आवश्यकता और जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। आपसी संघर्ष का परिणाम है कि कोई भी जो विशेष जो राज्य का दर्जा जैसे हो जिसकी 30 मुहिम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चले थे, या इवन कहिए कि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज अनटच्ड रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर पुनर्चिंतन करने की आवश्यकता है और आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा तो जनता इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से देख रही है, निश्चित इसका एक विकल्प देने का काम करेगी। तेजस्वी यादव जी जो है एक बड़े नेता के तौर पर सामने आए हैं और लगातार जो है लोगों का उनके प्रति जो है विश्वास भी जगता जा रहा है। आपका क्या सोच है, क्या लगता है कि इस बातों में कितनी सच्चाई है?
देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। तेजस्वी यादव जी जनता के बीच में अब प्रचलित हो चुके हैं। जहाँ तक एक लोगों ने जो क्रिएट किया था, जो विपक्ष के लोगों ने या सत्ता के लोगों ने जो क्रिएट किया था कि वो लालू यादव जी के सुपुत्र है, इसलिए वो राजनीति में उनका पदार्पण हुआ है, तो मेरा मानना इससे इतर है। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा जन्म देता है राजा के घर में, तो स्वतः जन्म से ही वो युवराज होता है। यह सबों के लिए सामान्य है। ये तेजस्वी यादव जी के लिए स्पेशली मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ना समझा जाए। मुझे लगता है कि जो युवराज अगर योग्य है और उसकी योग्यता का परख अगर राजनीति में अगर वो आना चाहते हैं, और राजनीति में अगर जनता जनार्दन उनको अगर चुनती है, ये उनकी अपनी योग्यता पर ही निर्भर करता है। अगर माननीय तेजस्वी यादव जी अगर योग्य हैं और इनकी योग्यता का परख पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी जनता देख चुकी है कि वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, और किन कारणों से बने हैं, किन कारणों से नहीं बन पाए हैं, यह भी स्पष्ट है और आप सब मीडिया बंधु भी जानते हैं इस चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में उनका एक्सेप्टेंस हो चुका है, 100% एक्सेप्टेंस हो चुका है। आने वाले दिनों में निश्चित है कि जनता उन्हें पूर्ण बहुमत देकर ही उनको बिहार पे सत्तासीन करेगी। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जैसे युवा जो हैं, वो अगर बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आने वाले दिनों में निश्चित है कि बिहार का निश्चित है कि कायाकल्प होगा। देखिए, एक समय था जब आरजेडी को लेकर लोग जंगल राज के नाम से जानते थे। इसको आप कितना सही मानिएगा, या ये आपको लगता है कि ये सिर्फ अफवाहें थी और ये सिर्फ इनके छवि को, इनके पार्टी को बिगाड़ने का एक बेहतर राजनीतिक समय थी? देखिए, जिस समय की बात आप नीरज जी कह रहे हैं, उस समय शायद राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है मुझे आनी शुरू हो गई थी, या यूँ कहिए कि हम लोगों का जो युवा काल था, उसी समय माननीय लालू प्रसाद यादव जी सत्तासीन हुए थे। लालू यादव जी के सत्ताकालीन जितने इनके जो इष्ट मित्र थे, वो तो वही थे जो आज उनके विपक्ष में उनके साथ में हैं। उनके साथ में रहने वाले ही लोग आज सत्तासीन हैं। तो उस समय लालू यादव जी के द्वारा जो किए गए कृत्य काफी अच्छे थे जब उनके साथ थे, लेकिन एक जंगल राज का जो उस समय की जो स्थितियां बनी, और उस स्थितियों को बार बार भुनाया गया विगत 15 सालों से, जब से नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने क्या किया है, अभी इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। मैं डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर इंगित करके नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप जंगल राज करते हुए यह सरकार बनाए, और सरकार बनाने के उपरांत आपने क्या किया है इस तरीके का कि जिसको हम मंगल राज से परिभाषित कर सकते हैं। कभी तेजस्वी यादव जी, कभी लालू यादव जी, कभी लालू यादव जी का जेल जाने का प्रकरण हो, कभी राबड़ी देवी का प्रकरण हो, कभी राबड़ी देवी जी के यहाँ घर पे छापा पड़वाना हो, कभी ईडी का मसला हो। हर तमाम तरीके से किसी एक खास व्यक्ति को आप टारगेटेड अगर आप किसी को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये जनता भी देखती है। हो सकता है कि जो बातें आप कर रहे हैं वह आने वाले समय में आपके साथ भी हो, लेकिन आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। ये माना जा सकता है कि जंगल राज जो ये चिल्ला रहे हैं, ये खुद पे इनके भी लागू होता है। बिल्कुल, आज की स्थिति आप देख लीजिए, चारों तरफ त्राहिमाम है। क्राइम के स्तर क्या है वो आप देख सकते हैं। क्या स्थितियां बिहार में है, पूरे प्रदेश की है, ये आप लोगों से छुपी नहीं हुई है। मीडिया बंधु सबसे पहले पहुंचते हैं जहां पे किसी को कष्ट होता है। आप समझ लीजिए, हत्याएं निरंतर होती जा रही हैं, उस पर बेलगाम है। हाँ, सरकारी स्तर पे मैं यही कह सकता हूँ कि प्रशासन भी अपना भरपूर प्रयास करता है, लेकिन प्रशासन की भी एक सीमित दायरा है। प्रशासन पहुँचती है, लेकिन हत्या और हत्यारे जो होते हैं वो उनकी एक अलग मानसिकता होती है। लेकिन बिहार प्रदेश कहीं भी आप देख लीजिए, आज हम दूसरे जगहों पे देखते हैं तो बिहार में जो जंगल राज वाली जो बात है, यह जंगल राज वाली बात अगर ये कहे तो पुरानी बातें हो गई। इस पर ये 15 साल और 20 साल ये शासन कर चुके हैं, 15 साल। तो कब तक ये जंगल राज की ही बात कहते रहेंगे? जंगल राज की अगर बात है तो आप एक ऐसा यहाँ पे कायाकल्प करें बिहार प्रदेश का, ताकि लोग भी बोले कि नीतीश कुमार जी का जो हमारा जो एरा रहा है वो मंगल राज रहा है। तो ऐसा तो दिखता नहीं है। और मैं क्या कहूँगा, ये तो आप लोग ये स्पष्ट जानते हैं, तमाम लोग पेपर में, अखबार में जितने भी न्यूज आते हैं, इसे स्पष्ट है कि क्या स्थिति हमारे बिहार प्रदेश की हो गई है। चलिए, अब हम बात करते हैं मराठ सरकार की। क्या बीजेपी को ये पछता नहीं कि गैर बीजेपी सरकार हो किसी भी राज्य में? किसी भी व्यक्ति से पूछिए जिसकी थोड़ी सी भी राजनीतिक थोड़ी सी भी समझ रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने वही काम किया है कि हम छीन के अपनी राजनीति अपने पाले में ले आए। आप नॉर्थ ईस्ट से लेके तमाम राज्यों की वह स्थिति देख लें कि जहाँ पे इनको अल्पमत में थे, लेकिन ये बहुमत में किसी प्रकार से सामदन विभेद की नीति को अपनाते हैं, और उस प्रकार की नीति को अपनाकर ये वहाँ पे सत्तासीन हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ में महारत हासिल किए हुए है। हो सकता है कि तत्कालीन जो वहाँ पे जो सरकार है उसकी कुछ दोष रही हुई हो, लेकिन अल्पमत में रह के वहाँ पे बहुमत में आने की जो इनकी जो प्रवृत्ति है, वह किसी एक राज्य नहीं अनेक राज्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हो गए हैं। अभी महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसी खास व्यक्ति को टारगेट करके
और किसी खास को तवज्जो देते हुए आप पूरे विधायक को राजस्थान में ले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से बड़ी प्लानिंग दिखती है। मतलब इनको यह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कि अगर हम सत्ता में नहीं हैं तो दूसरा कैसे सत्ता में है। इसका परिणाम हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी यहाँ पे सत्ता में आए और माननीय तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री बने थे, तो कुछ ऐसे कारण हुए, माननीय सुशील मोदी जी ने इस प्रकार की जो बातें कही, इसका परिणाम हुआ कि एकाएक यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, जो कि आज तक लोगों के बीच में यह है कि आखिर क्यों हम लोग मिले थे, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी क्यों मिले और एकाएक अलग हो गए। तो यह कहीं ना कहीं दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव सत्ता के लिए ललायित रही है। ये राष्ट्रीय स्तर पे हो, केंद्रीय स्तर से इसका नेतृत्व का जो भी आदेश रहता है, मतलब इनका दबाव रहता है, चाहे गैर बीजेपी पे, कि किसी भी तरह से उनको हटाना है और अब सत्ता हासिल करना है, चाहे उसके मापदंड ये, चाहे उसके तरीके, चाहे वो सामदन भेंट कुछ भी हो। बिल्कुल, मैं इससे एकदम पूर्णतः सहमत हूँ। जब कभी भी इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है तो क्यों नहीं अन्य पार्टियां इस प्रकार का काम करती हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि अल्पमत में रहते हुए बहुमत में कौन आया है अभी? इस तरीके की बातें बहुत कम हुई होगी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में स्थिति है कि अनेक राज्यों में ये अल्पमत पे रहते हैं, लेकिन बहुमत में किसी न किसी प्रकार से वो आ जाते हैं, जो इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण सरकार बनाने में महारत है। उनकी जो सांगठनिक क्षमता जो कहिए या किसी प्रकार से जो बनाने की क्षमता है, जो शीर्ष नेतृत्व करती है, वह कहीं न कहीं इसी ओर इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष में कोई मतलब विपक्ष में रहे ही नहीं और सत्ता पक्ष में सदैव ये अपने परचम को फहराते रहे। अब अगला सवाल हमारा आपसे है कि विधानसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लोग अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर रहे हैं, आप भी चुनाव में आने जा रहे हैं, किस पार्टी की ओर आपका ध्यान है, किस पार्टी की ओर रुख करेंगे? देखिए, अभी तक नीरज जी मैंने स्पष्ट नहीं किया है कि पार्टी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक युवा होने के नाते मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मैं किसी उस पार्टी से जुड़ूं जिस पार्टी से हमारी विचारधारा मेल खाती है। बहुत हद तक मुझे लगता है कि जो नेतृत्व है, युवा नेतृत्व का ही मैं मतलब के अंदर में ही मैं काम करूँ। और विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि एक युवा होने के नाते मुझे आने वाले जो 10-15 साल जो है बिहार की राजनीति, प्रदेश की राजनीति और राष्ट्र की राजनीति में मैं देने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरे गुरु शहनवाज चौधरी जी ने हम लोगों को इस तरीके से परिपक्व किया है कि आज मैं आपके सामने बैठ के आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। और इस राज्य की जहाँ तक बात है और प्रदेश की बात है और जहाँ तक राष्ट्र की बात है, इन बातों पे अपनी बातों को बेबाक आपके सामने रखने के लिए खुद को सक्षम पाता हूँ। तो शहनवाज चौधरी सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज प्रदेश की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को जीरो से ही शुरू करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब कहीं मुझे मौका मिलेगा तो मैं शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश रहेगा, केंद्रीय नेतृत्व का जो भी आदेश रहेगा, जिस पार्टी से भी मैं जुड़ूँ, मैं अक्षरशः उनका अनुपालन करूँगा और मैं अपने आप को 100% अपने तरफ से देने का कोशिश करूँगा, ताकि हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारे देश का विकास हो और हम जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र का भी नाम मेरे कारण हो। एक अंतिम सवाल है आपसे कि ये बताइए कि कोई भी जब पार्टी में जुटते हैं या कोई नेता बनते हैं या तो उनका एक अपना एजेंडा होता है, कुछ विकास की बातें, कुछ सामाजिक बातें, आप कौन कौन से एजेंडा को देना चाहते हैं? देखिए, मैं पूर्व की बातें कहूँ कि मैंने ग्रामीण प्रबंधन से मैनेजमेंट किया था, रूरल मैनेजमेंट से, और रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में मैनेजमेंट किया। उसके उपरांत मैं फॉरेन फंडिंग में और विभिन्न संस्थाओं के साथ मैंने काम किया है, NGOs में। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों की हकीकत को देखा है जो कि शायद बहुत कम लोगों को जो शहर में जो रहते हैं उनको ये इस चीज़ का आभास है। मैंने फ्लड में काम किया है, मैंने दरभंगा में काम कर रहा था, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में, और जब बिरौल में मैं पदस्थापित था तो प्रोजेक्ट कंसल्ट इंटरनेशनल एक संस्था थी जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो मैंने लोगों की स्थिति को देखा है, कितनी बदतर स्थिति थी। मुझे लगता है कि लोगों की जो जुड़ी हुई जो बेसिक समस्याएं हैं, वो उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, बच्चों के शैक्षणिक स्तर की समस्याएं हैं, शिक्षा का जो भी हमारा जो अभी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की जो बात है, हमारे जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है उसको दुरुस्त करने की जो बात है, कुल मिलाकर कहें कि जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं उसको हम सबलता प्रदान करें। और यह तभी संभव होगा जब हम सकारात्मक रूप से राजनीति में अपनी प्रतिभागिता को हम स्पष्ट करेंगे और एक ऐसा मुहिम हम बनाएं, ऐसा एक माहौल बनाएं ताकि हर लोग अपनी बातों को प्रखर रूप से रख सके, जो भी माध्यम सरकार के पास पहुंचाने का है। और मैं इस माध्यम को अपने आप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं यही शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मूल मुद्दा है, इन चीज़ों को लेकर मैं प्रदेश के विकास में अपने आप को संकल्पित करूँ।
तो अभी आप सुन रहे थे मनीष मणि भारती जी को, जो समाज सेवी हैं और अब राजनीतिक में अपने पैर जमाने के लिए जो है कटिबद्ध हैं। इन्होंने बेहतर ढंग से जो है हमसे बात की है और अपनी सारी एजेंडाओं को, सारे मुद्दों को, विकास को, राजनीतिक समीकरण को, इस सारी चीज़ों पर भी हमसे चर्चा पर चर्चा की, जो हम अपने माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं और बताते आ रहे हैं कि आप देखिए और समझिए कि एक समाज सेवी कितना बेहतर ढंग से राजनीति में अपने पैर को रख सकता है, जमा सकता है और विकास की बातें और समाजी बातें कर सकता है। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।